गुरु शिष्य परंपरा का जो भारत में एक अद्भुत कार्य हुआ, वो मैं समझता हूँ विश्व में और कहीं नहीं हुआ। आज भी वो परंपरा किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। तो जो तांत्रिक परंपरा आई हमारे समक्ष, वेद की परंपरा में एक दोष ये आया, सामाजिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं, कि वो भेदभाव रखती थी, वो सभी के लिए समान अधिकार नहीं दे रही थी। लेकिन तांत्रिक परंपरा जो थी वो भेद मूलक थी। उसमें जैसे आगे की परंपरा में आकर के जो हम सुनते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई, ये बात जो आई, इसका सूत्र तंत्र से है। और वो तंत्र जो है भाव प्रधान होता है और ये ज्ञान प्रधान होता है। इससे कर्मकांड बना। वैदिक परंपरा ने क्या किया कि कर्मकांड की ओर हमें अग्रसर करिया और तंत्र परंपरा ने हमको भाव मूलक जगत में पहुंचाया। ये जो है लोकमानस के अति समीप हो गई और वैदिक परंपरा लोकमानस से अलग होती चली गई। उसमें क्या था कि ज्ञान कांडीय बात थी और उस ज्ञान को जन सामान्य नहीं समझ सका। उसको भाव की गहराई इतनी अच्छी लगी कि वो उसमें डूबने उतरने लगा और उसके समीप जाने लगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से कहा जाता है कि जीव मात्र अंकुश चाहता है, उसी प्रकार जीव मात्र प्रेम चाहता है और उसी प्रकार जीव मात्र स्वार्थी है। स्वार्थी किन अर्थों में है कि जिससे उसको लाभ होता है उसी कार्य को करता है, हानि वाले कार्य को क्यों करेगा? ये उसके पास विवेक है। और जिससे लाभ होता है उसके प्रति वो पक्षपात कर जाता है। अब तंत्र ने यहाँ पे क्या दिया कि हमने उन सब चीज़ों को कला के रूप में संजोया जो हमको समृद्धि दें, ऐश्वर्य दें, संपन्नता दें, सुख दें, शांति दें। इसके लिए रेखा चित्र तंत्र ने बनाए और उन रेखा चित्रों को ये बताया गया कि घर की गृहिणी नारी मानस अगर इस रेखा चित्र को आपकी देहली पे, आपके दोनों द्वारों पे, आपके समस्त मतलब जहाँ आप भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि करते हैं वहाँ, या कि जहाँ पे प्रसूता जा कर के बैठती है वहाँ, या जहाँ के वर वधू आकर के बैठते हैं वहाँ, उन सब स्थलों पर रेखा चित्रों की आवश्यकता उस तांत्रिक पद्धति ने दी। क्यों दी? कि ये जो कार्य किया जा रहा है ये ऐश्वर्य संपन्न हो, दीर्घायु हो और इसकी ये विशेषताएं हो। तो हमारे यहाँ एक कला का स्वरूप बनता चला गया चित्रकला में। वही ये सांझी है। सांझी को हम भक्ति से जोड़ते हैं और तंत्र जब भाव मूलक पद्धति में चला तो उसने पूरा का पूरा रूप लोक जीवन को अपने आत्मसात कर लिया और इसके पास एक सॉलिड हो गई, टोटका हो गई, तमना हो गई। ठीक है ना? टोटका जहाँ से आया वो कहाँ से आया? वो कहते हैं देहरी पे बैठ के रोटी मत खाइयो हैं, और संजा की बिरियाँ तू जो है सोइयो मत खाट पे। कि जब शाम हो जाए, ये दोनों समय मिलने लगें, उसमें जाकर के कभी तू सो मत जाना। तो बहुत सारे वर्जन समाज में क्रिएट हुआ और उस वर्जन ने हमारे जीवन को आचार संहिता में ढाल दिया। हमको किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं थी। हमको क्या, उस श्रुत परंपरा ने वो ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को हमने भक्ति के सूत्रों में पिरोते चली गई। उसका प्रतीकात्मक रूप हमने कृष्ण और राधा को बनाया और कृष्ण और राधा को बनाया, राम और सीता को बनाया। ये दोनों हमारे भारतवर्ष के एकता में सबसे बड़ी धुरी का, जैसे यज्ञ में अध्वर्य होता है, उसी तरीके से राम कृष्ण दोनों ही व्यक्तित्व इस तरीके से निखर के सामने आए कि हमने अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दिया और कह दिया कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सूत्र आरती में दिया गया और इस सूत्र को लेकर के हमने जितनी भी कलाओं का निर्माण किया। आप देखो, देव उठान एकादशी के दिन चित्र धरती पर बनाए जाते हैं, उसमें पैर बनाए जाते हैं। पैर क्यों बनाए जाते हैं भाई? हाथ बनाओ, हाथ जो धंधा करते हैं, काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो उन्होंने पैर बनाए। पैर जो है गति का सूचक है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप वहीं ठहर जाएंगे, हाथ आपको आगे नहीं बढ़ाएगा।
पैर पूजने की पद्धति वहीं से चली है। ये तंत्र प्रणाली, जब आप पैर पूजेंगे तो कैसे पूजेंगे? ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं पूज रहे हैं तो पैर पूजने से जो आपको शक्ति की आवश्यकता है वो नहीं मिलने वाली है। वो जब ही मिलेगी जब आप क्रॉस होकर के उसको पूजेंगे। तो आप देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से गहराई से देखे, आप तो कलाकार हैं सभी। जो आप चित्र बना रहे हैं, जो आप साझी बना रहे हैं, उसकी रेखाएं किस तरीके से कहाँ जा रही हैं, उसका संतुलन बैठाने में आपको कितनी साधना और उपासना की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसकी ज्योमेट्री बिगड़ जाती है तो वो आपको उल्टा असर भी दे सकती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो उसी ऋजुता के साथ होनी चाहिए कि आप उससे भिन्न न हो। मैं कुछ ज़्यादा बोलता चला जा रहा हूँ। इसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा कि आदरणीय कपिल उपाध्याय जी। मानव सभ्यता, लोक कला व परंपरा एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोक कला संस्कृति के बिना मानव सभ्यता के विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। भारत की मानव सभ्यता व विकास विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में अग्रणी है। अतः भारतवर्ष सहित विश्व की अनेक सभ्यताएं लोक कला व परंपरा से समृद्ध रही हैं, जिनमें से ग्रीक, यूनान, नील नदी, सीरिया, मेसोपोटामिया आदि महान सभ्यताएं अपनी लोक कला व परंपराओं के कारण जीवित रहीं। सांझी लोक कला भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को जीवंत रखने के कारणों में से एक है। सांझी सांझ संध्या काल का अपभ्रंश है। यह भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में पृथक पृथक नाम से पुकारी जाती है। कई संज्ञा, माई, संज्ञा देवी, सांझी, संज्ञा, सांजली, सांजलदे, हंजिया, हांजी व झांझी का नाम से पुकारते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार के लोक कला मिट्टी के बने रेखाचित्र प्राप्त होते हैं। वैदिक काल में भी सांझी का विवरण मिलता है। क्षेत्रानुसार पृथक पृथक इस कला के इष्ट का चित्रण किया जाता है। यह मुख्यतः मातृशक्ति की पूजा का प्रतीक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री पीलम ऋषि की पत्नी संध्या या सांझी थी, जिसे मातृदेवी की मान्यता प्राप्त हुई। ब्रज क्षेत्र के अधिकतर हिस्से में माता पार्वती को सांझी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए छोटी उम्र की कुंवारी कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति को अपने अपने गांव के मोहल्ले में सांझी माने साथ में, सांझी मतलब संयुक्त, सांझ में एक साथ इकट्ठी होकर पूजा करती हैं। इसे सांझी संयुक्त उत्सव नाम हुआ। सांझी का संयुक्त वाले सांझी कहो या संयुक्त उत्सव कहो। पौराणिक काल में संध्या भगवान सूर्य नारायण की पत्नी थी, इसलिए साय प्रदोष काल में सूर्य के उपासक सांझी की उपासना करते हैं। संध्या देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य नारायण भगवान कश्यप ऋषि के पुत्र थे। अतः अनाथ काल से कुंवारी कन्याओं द्वारा संध्या में सांझी की पूजा की जाती है। महाकाव्य काल में संपूर्ण विश्व की सभी सभ्यताओं में महिम नाम की देवी की पूजा प्राप्त होती है। एवं प्राचीन काल में जापान में सूर्य नारायण को देवी मानकर पूजा की जाती है। एवं ग्रीक में जियस, जो बिजली व आकाश का देवता था, पूजा करते थे। डेटियस ग्रीक राजा अपने को देवपुत्र शूरपुत्र कहता था। आज अतः ईसा 180 वर्ष इंडो ग्रीक राजाओं के प्रभुत्व वाले स्थानों पर सांझी का प्रचलन अधिक हुआ। हमारा मथुरा भी उसी में से एक है। इंडो ग्रीक राजाओं का शासन रहा है यहाँ पर। पवाया राजस्थान और बिरसा भेलसा ये आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ सांझी पंजाब हिमाचल, यहाँ ग्रीक राजाओं का राजा रहा राज्यों, तो यहाँ सांझी की प्रचलन ज़्यादा अधिक रहा है यहाँ पर। अन्य सप्ताहों में सूर्य पूजा के प्राण प्राप्त होते हैं। सांझी का उत्सव भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक किशोर व कन्याएं उत्साह के साथ मनाती हैं। प्रतिदिन सायकाल मिट्टी और गोबर की मातृशक्ति की प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। उन्हें कांच के टुकड़े, फूल, चमकीले कागज, कौड़ी आदि से सजाती हैं। प्रदोष काल में सभी कन्याएं एकत्रित होकर अपनी क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार गीत गाती हैं एवं दीप जलाती हैं, आरती करती हैं। वह अलग अलग दिन अलग अलग नियत पकवान या मिठाई का भोग लगाती हैं। इनकी सांझी का जो दिन है 16 दिन अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह की मिठाई का भोग लगता है, उसी के हिसाब से परंपरा के अनुसार अलग अलग दिन अलग अलग नियत पकवान या मिठाई का भोग लगाती हैं। सभी का मनोरथ सांझी देवी से परिवार की कुशलता एवं सदस्यों की बढ़ोतरी की प्रार्थना भाई भतीजों के लिए करती हैं। यानी पहले चिरंजीव भव, इस तरह की यही भावना कुंवारी कन्याओं की उनसे रहती है कि हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग सब संपन्न रहे, सुखी रहे। यह कार्यक्रम कथानक के अनुसार मिट्टी की गोबर से सांझी निर्मित होती है।
कन्याएं अपनी प्रतिभा द्वारा निर्मित साजी से सभी वस्तुओं को चमत्कार कर देती हैं, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त का दृश्य। श्रृंगार सांझी के गहने हाथ से सजाकर वयस्क कुशल कल्पनाकार को भी मात दे देती हैं। सांझी प्रतिदिन साइकिल नवीन बनाई जाती है, पुरानी प्रतिदिन हटा दी जाती है। देश के प्रत्येक अंचल में सांझी की लोक कथा अलग अलग वर्णित है। ब्रज के अंचल में सबके प्रिय बेटी, हमारे यहाँ प्रिय बेटी को बीरन कहते हैं और आदमी को वीर कहते हैं। बीरन बेटी भाई के साथ मायके आती है। कुछ दिन मायके रहने के उपरांत पति विरह में व्याकुल हो जाती है, फिर उत्सुकता के साथ पति की बाट जोहती है एवं सांझी की पूजा करना शुरू करती है। इसी कथानक को ब्रज में कुंवारी अविवाहित कन्या गोबर मिट्टी से चित्रण करती हैं। जैसे प्रथम दिन गोबर के 5 थापे बनाती हैं। पहले दिन जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा दिन से सांझी शुरू होती है, उसमें 5 थापे बनाए जाते हैं और वह स्वास्तिक चिन्ह बनाती हैं जो कि बेटी की स्वागत का प्रतीक है। दूसरे दिन एक तिवारी व पशु की आकृति, तीसरे दिन 2 तिवारी और पक्षी का चित्रण, चौथे दिन 3 तिवारी के साथ साजी की आकृति, 5वें दिन साजी के लिए 4 तिवारी के साजी के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। 7वें पक्षी जो व्याकुलता का प्रतीक है। 6ठे दिन साजी के निकट पंखा व 5 सुपारी रखी जाती है जो सत्कार का प्रतीक है। 7वें दिन साजी मनोरंजन के लिए चौपड़ बनाई जाती है। 8वें दिन स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण, ये पति के स्वागत के 9वें दिन फूल चौपड़, 10वें दिन नाप नौका विहार हेतु, 11वें दिन 10 पान बनाए जाते हैं। 12वें दिन 21 सिंगाड़े बनाकर सांझी के व्रत की सामग्री बनाई जाती है। 13वें दिन ओढ़नी फरिया सांझी को उड़ाई जाती है। 14वें दिन नसैनी और खजूर का पेड़ बनाया जाता है जिसमें सांझी को बैठा दिखाया जाता है। उस दिन व्याकुल विरह का चरमोत्कर्ष है कि सांझी बैठ के निगाह करती है कि मेरा पति कब आने वाला है, जिसके ऊपर सांझी बैठी दर्शाई जाती है। 15वें दिन एक पाम का ब्राह्मण व कौआ सांझी के पास दूध के रूप में बनाया जाता है। 16वें दिन पति के मिलन के लिए कोट बनाया जाता है जिसमें हीर राजा, स्वास्तिक, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वृक्ष, पशु पक्षी आदि बनाए जाते हैं। कोट की सजावट में कांच के टुकड़े, कौड़ी, कपड़े, रंगों का इस्तेमाल, गहने मिट्टी के बनाकर सजाया जाता है। ये कला अद्भुत लोक कला है जिसमें कि हड़प्पा में इस प्रकार की प्राप्त हुई है। इसमें गुजरिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय सेवक, हथियारदार आदि बनाए जाते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड अंचल में कथानक के अनुसार जंगल में तालाब के किनारे एक राक्षस रहता था। गराड़ी ब्राह्मण की कन्या पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण अपने परिवार से दूर अज्ञातवास में था। राक्षस ब्राह्मण के पास गया, उसने उसकी कन्या से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्राह्मण भय से मना ना कर सका, परंतु टालने के उद्देश्य से कहा, अभी तो मेरी बेटी 16 दिन गोबर की चौक रखकर व्रत अनुष्ठान करेगी, उसके बाद शादी की बात करूंगा। राक्षस मान गया और लौट गया। ब्राह्मण ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को देश में सूचना प्रेषित की। 16वें दिन बाद वह पुनः आया, लेकिन ब्राह्मण की सहायता के लिए उसके कुटुंब से कोई नहीं आया। पुनः नम्रता से राक्षस से आग्रह किया, अभी मेरी बेटी सोहड़ नव दुर्गा पूजन की पूजा 9 दिन करेगी, उसके बाद शादी पर विचार करूंगा। राक्षस पुनः लौट गया, परंतु ब्राह्मण के कुटुंब से कोई सहायता नहीं आई। 9 दिन भी व्यतीत हो जाने के बाद राक्षस के आने पर पुनः ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटी जब पूजा नियम के अधीन पुनः 5 दिन भिक्षावृत्ति करेगी। 5 दिन बाद राक्षस आया, उसने दबाव से आग्रह किया। ब्राह्मण की बेटी ने शादी करने को तैयार हो गया। शरद पूर्णिमा को शादी का आयोजन हुआ। 3.5 फेरे शादी के लग चुके थे। ब्राह्मण का कुटुंब आ गया, उसने राक्षस को मार दिया एवं उस बेटी को भी मार दिया, क्योंकि बेटी को परिवार के कलंक के लिए उत्तरदायी माना। कुटुंबीजन ने ब्राह्मणों को भी मार दिया, क्योंकि वह बिना सूचना के चुपचाप कुटुंब छोड़कर दूसरे इलाके में आया था। ब्राह्मण कन्या को सांझी मानते हैं, राक्षस को टेसु, सोहड़ को ब्राह्मण मानते हैं। कन्याएं व लड़के साझी व टेसु लेकर दीपक जलाकर दशहरा से पूर्णिमा तक घर घर जाकर पैसे मांगते हैं। एक कथानक मध्य प्रदेश के दूसरे अंचल में प्रसिद्ध है। ऐसा मानते बब्रुवाहन अर्जुन व नाग कन्या से उत्पन्न पुत्र था। वह अत्यंत बलशाली था। उसका नियम था युद्ध में हारने वाले की सहायता करता था, परंतु अजय था। जब महाभारत के वीर इकट्ठे हो रहे थे, जब कृष्ण ने उससे पूछा किस ओर हो, तब उसने कहा मैं हारने वाले की ओर से युद्ध करूंगा। तब कृष्ण चिंतित हो गए। अर्जुन, युधिष्ठिर आसे कृष्ण ने कहा, महाराज इस युद्ध के लिए मेरी अर्जुन व बब्रुवाहन में से किसी एक की बलि जीत के लिए आवश्यक है। तब कृष्ण के सम्मान के लिए बब्रुवाहन बलि के लिए सहर्ष तैयार हो गया। उसने प्रार्थना की, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब उसका सिर काटकर सभी के वृक्ष पर रख दिया। परंतु युद्ध के समय युद्ध वीरों के युद्ध कौशल को देखकर हंसता
तो कई कई योजन सेनाएं पीछे हट जाती। तब कृष्ण ने उसका मुख दूसरी ओर कर उनको 3 भालों की नोक पर टिका दिया। फिर भी वो उत्पात करता रहा। उसके व्यवहार से उत्पीड़ित होकर सांझी के साथ विवाह कृष्ण ने करा दिया। बब्रुवाहन के सिर भाले पर टिका हुआ ही टेसू है। कन्याएं हाणी में छेद कर दीपक जलाकर जगह जगह पैसे मांगती है। ये सांझी या झांझी है। सांझी पूजा से एक मृतक भी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है। 16 दिन सांझी पूजा कर उसे मिट्टी की हांडी में रखकर कन्याएं 15 दिन बाद किसी तालाब में जाकर डुबोती हैं। ये हांडी रास्ते में फूटनी नहीं चाहिए। तालाब में भी तैरकर दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि पहुंचती है तब परिवार व गांव में दुर्योग दुर्भिक्ष महामारी का सामना करता है। अतः कन्याएं बड़े यत्न से रास्ते में शैतान लड़कों से हाड़ी की सुरक्षा कर ले जाकर तालाब में छोड़ने पर ग्रामवासी उसे डुबो देते हैं। ब्रज की मंदिर परंपरा में सांझी की लोक कला परंपरा को मध्यकाल में ब्रज के द्वैतवादी संतों ने अपनाकर भक्ति आंदोलन में एक नया रूप प्रदान किया। द्वैत की परंपरा में रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, माधुगौड़ीय संप्रदाय ने ब्रह्मा की मानस पुत्री संध्या को सूर्य की पत्नी स्वीकार कर पूजा को 16 दिन श्राद्ध पक्ष में राधा जी की पूजा से जोड़ दिया। क्योंकि राधा जी सूर्यवंशी बृहस्पति की पुत्री थी, सूर्य उनके पूर्वज थे। इस ब्रह्म में रावण संप्रदाय व दक्षिण भारत में रंगोली के रूप में स्वीकार किया, परंतु अन्य संप्रदाय के आचार्यों ने मिट्टी से ज्यामिति बेस बनाकर जैसे अष्टभुजा, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज मध्य में राधा कृष्ण लीलाओं का अंकन किया। कलात्मक रूप से चारों बेल बूटा बनाई गई। भिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया। पहले केवल विशुद्ध प्राकृतिक रंग उपयोग में लाए जाते थे, परंतु बाद में कृत्रिम रंग भी उपयोग में लाए जाने लगे। बल्लभ कुल में केले की तरह से साजी की झांकी भी बनने लगी। इनके रंगों के साथ रंगीन चमकने वाले कागज भी उपयोग होने लगे। सांझी का नियम है प्रत्येक दिन संध्या के समय आरती के उपरांत भोग लाकर शयन आरती के उपरांत रात्रि में मिटा दी जाती है। अगले दिन पुनः नवीन सांझी का निर्माण होता है। इस सांझी कला ने ब्रज में महत्वपूर्ण लोक कला का स्थान ले लिया। समय के साथ ये कला सांझी का खेल अति महंगा होने के कारण मंदिरों से विलुप्त होने लगा। अब तो केवल कुछ मंदिरों में ही सांझी श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है, जैसे द्वारकाधीश, बरसाना में श्री जी महल, गोकुल में गोकुलनाथ जी, वृंदावन में गदाधर भट्ट की समाधि मदन मोहन जी, राधा वल्लभ मंदिर, शाहजहाँपुर मंदिर, राधारमण में कभी मंदिर के सामने फूल डोल पर सांझी की कला फूल रंग गोबर से बनाई जाती थी, वह प्रसिद्ध थी। अब ये परंपरा विलुप्त होने को है। मन वांछित पल पाइए जो ये नृत्य से ओ ब्रसवान की लाडली, ये सांझी साचो थे। लोक परंपरा में सांझी के गीत संपूर्ण देश में विभिन्न भाषाओं के प्रचलित व लोकप्रिय हैं, जिसमें परिवार की समृद्धि, सदस्यों की कुशलता, संपन्नता, वंश बढ़ोतरी की मनोकामना है। मंदिर की परंपरा में सांझी उत्सव के पद कवियों, बाड़ीकारों ने बहुतायत से लिखे। मंदिर में गर्भगृह को सन्मुख तिवारी आंगन बरामदे में सांझी बनाई जाती है। सांझी एक सन्मुख परंपरा के अनुसार समाज गायन होता है। निम्नलिखित पदों में राधा जी ने कालिदास के मेघदूत व रूप गोस्वामी के हंसदूत के समान सूपठा व कीर पक्षी को दूध बनाकर बरे का संदेश भी कृष्ण को भेजती हैं। हरिवरन को सूपठा मिठ बोला हो, कर मेरो एक काज कीर मिठ बोला हो, साथिन मेरी सामरी मिठ बोला हो, सोकेत बीर में काज कीर मिठ बोला हो, तोड़ बाके डगर जाए मिठ बोला हो, कईयो बचन सुहाय कीर मिठ बोला हो, सोगर सिरोवनी वह सखी मिठ बोला हो, लायो संग लगाए कीर मिठ बोला हो, गिरी पर ऊंचो गामरो, ये नंदगाम के लिए शब्द है, गिरी पर ऊंचर गामरो मिठ बोला हो, ताई के मत बास कर कीर मिठ बोला हो, तू ले आओ मनाई के मिठ बोला हो, जो वह हो उदास कीर मिठ बोला हो, खोज लिए गए कीर मिठ बोला हो, बरसाने पगधारिये मिठ बोला हो, साजी मान सने कीर मिठ बोला हो, वह भूखे प्रीत की मिठ बोला हो, सुनत आइए दौर कीर मिठ बोला हो, सांझी सुरदय समार है की मिठ बोला हो, बाबाजू की पौर कीर मिठ बोला हो। अभी नागरीदास जी का एक पद है जो बड़ा, इसके भाव बड़े सुंदर हैं। फूलन बीनन हो गई जमुना कुल दुमन की मीर भीर, अरज गयो और नी की डरिया, तेचिन मेरो अंचल चीर, तो को निकस अचानक आयो, मालती सघन लता निर्भार, बिन ही कहो मेरो पट सुर जायो, इकटक मोतन रहो निहार, मन उड़ जाए बसन सुर जायो, और कहा कहो लाज की बात, हो संचन झुकी दबी जात,
ए तो तुम वह ने नहीं हा खात, नाम ना जानो श्याम संग हो, पीरे बरन बाको हो तो री दुकूल, अब ना बन ले चल नागरी, फिर साजी बीनन को फूल। गोपी कहती है, सखी मैं फूल पीने के लिए जमुना किनारे कुंज में गई, वहाँ एक आफत आ गई, एक परेशानी आ गई। मेरे फूलन की डरिया एवं मेरे अंचल की ओढ़नी बरख में उलझ गई। तब मैं अचानक ही मालती के पर लताओं से निकलकर आया। कौन आया? वह आया। तब एक अचानक मालती की लताओं से निकल कर आया। उसने मेरी बिना स्वीकृति के मेरा वस्त्र सुलझा दिया। मुझे एकटक निहारता रहा। उसने मेरा मन उलझाकर वस्त्र सुलझा दिया। यह लाज की बात मैं कैसे वर्णन करूं? मैं संकोच व लाज में दबी हुई जा रही थी। वह उन नयनों से बार बार प्रणय निवेदन कर रहा था। मैं उसका नाम नहीं जानती। वह श्याम रंग का पीले वस्त्र पहने हुआ था एवं बागी टेढ़ी नज़र वाला मनोहर छवि का स्वामी था। अरे सखी, मुझे उसी वन में फिर साजी पूजन के लिए फूल बेने हेतु ले चल। नमस्कार। कपिल जी ने कई पक्षों को अपने आलेख में संजोया है और मैं समझता हूँ सांझी के निर्माण से लेकर के और उसकी उपयोगिता और उसका इतिहास, उसकी एक कहानी जो समाज में प्रचलित है और प्रतिदिन होती भी है, आज भी हो रही है, उन सभीयों को लिया है। मैं समझता हूँ ये आलेख बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आगे चलकर स्कॉलर्स के लिए। इसके साथ ही इसी क्रम में मैं वृंदावन के ही नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि सांझी के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि अनेक स्थलों पर अपनी कला को प्रदर्शित करने वाले सुमित गोस्वामी जी से निवेदन करूँगा कि वे आएँ और इसके निर्माण पक्ष के साथ अध्यात्म की ओर भी आप अपनी चर्चा में इस बात को रखें। जय जय श्री राधे। वैसे तो सांझी के विषय में प्रत्येक पक्ष के विषय में सारी बातें हो चुकी हैं और चाचा जी ने बड़ा सुंदर उसका विवरण दिया, तंत्र को लेकर, तंत्र का आधार लेकर सांझी के विषय में जो भी बातें बताई। सांझी अपने आप में एक पूर्ण कला है, क्योंकि सांझी सिर्फ कला नहीं है, सांझी का आध्यात्मिक पक्ष भी है, सांझी का कलात्मक पक्ष भी है, सांझी का काव्यात्मक पक्ष भी है और सांझी का अनुष्ठानिक पक्ष भी है, एक अनुष्ठान के रूप में भी है। और जिस तरह की अभी महाराज ने बात की थी, वो भी बहुत सुंदर एक पक्ष है ब्रज का। ब्रज में दो पक्ष हैं सांझी के, एक लोक कला का पक्ष है और एक पारंपरिक पक्ष है। जो पारंपरिक सांझी है वो देवालयी सांझी है, जो देवालयों में बनाई जाती है। जैसे कि आपने बताया राधा वल्लभ जी हैं, शाहजहाँपुर वाला मंदिर है, राधा रमण जी है, और भी स्थान हैं। और ये जो लोक पक्ष है, ये हमारे ब्रज के जो गांव हैं जहाँ पर वो गोबर सांझी का चित्रण हमें देखने को मिलता है, जो कुमारी कन्याएं बनाती हैं, वो हमें प्राप्त होता है। ये थोड़ा कलात्मक स्वरूप है सांझी का। कला के विषय में, यदि कलात्मक पक्ष के विषय में बात की जाए तो सांझी बहुत ही, एक तो टाइम बहुत लगता है सांझी को बनाने में, क्योंकि सांझी सहज नहीं है। सांझी के बहुत से आयाम हैं। यदि कलात्मक रूप में बात करें तो सांझी की पहले ज्यामिति आधार है, उसके बाद अगर बिल्कुल प्रारंभ से चलें तो पहले तो 6-7 दिन तो मिट्टी की बेदी जिस पर हम उसे आधार को बनाते हैं, जो पृथ्वी तत्व है उसके आधार पर, ये जो थोड़ी सी हमारी आध्यात्मिक स्वरूप में हम जाएँ, शिव पुराण में जो थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है इसका, ये पृथ्वी तत्व का जो अंश है, जिससे क्योंकि पृथ्वी को 5 तत्वों में सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं उपलब्ध हैं। अब वो थोड़ी सी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो उसका आधार लेकर वो बेदी बनाई जाती है, जिसके प्रोसेस में करीब 7 दिन का समय लगता है। उसको कूटा जाता है 2-3 दिन, फिर उसका आकार दिया जाता है, तब जाके वो बेदी तैयार होती है। फिर उसका ज्यामितीय आधार है, फिर उस पर ज़मीन है, उससे पहले कैड़ा, हम सूत को कहते हैं, ब्रज भाषा में कैड़ा कहा जाता है, फिर बेल छनती है, फिर खुतर बनती हैं, फिर आधार बनता है। तो पूरा 10-12 घंटे का प्रोसेस है। और सांझी का आपने तात्पर्य बताया था साझा, मिलकर बनाना। तो सांझी एक व्यक्ति नहीं बनाता, सांझी पूरा समाज मिलकर बनाता है। श्री राधा के भी यदि वर्णन की बात करें तो श्री राधा भी गोपियों के साथ मिलकर सांझी बनाया करती थी। रसखान जी के पद में आया है, तब लगी ललिता ललित ललीसों कही बात हित जान, सुनो कुंवरी मिली खेल है सांझी, यह खेल रसखान। तो सखियों के साथ मिलकर
श्री राधा जी सांझी बनाती हैं, अंकन करती हैं। सूरदास जी के पद में भी वर्णन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी पद है, वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं, वल्लभ संप्रदाय के हैं। हज़ारों हज़ार पद लिखे हुए हैं इस पे। काव्यात्मक स्वरूप के रूप में जब सांझी का अंकन होता है तो संध्या के समय उसके पद गाए जाते हैं। और जिस तरह से मंदिर में ठाकुर जी की सेवा होती है, पहले श्रृंगार होता है तो पूरे दिन सब कलाकार सांझी का श्रृंगार करते हैं। संध्या के समय गोधूली वेला में मान्यता है कि जब श्री कृष्ण गोधूली वेला में वापस आते थे, जब श्री राधा सखियों के साथ मिलकर उनके स्वागत के लिए सांझी बनाया करती थी। आध्यात्मिक पक्ष को यदि देखें तो ब्रज गोपियों की और श्री राधा की एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को समर्पित थी। प्रत्येक समय वो उनका ध्यान करती थी और उसी ध्यान में वो सांझी का अंकन करती थी। गौचारण लीला जाने के बाद और गौचारण करके आने तक वो सांझी का अंकन करती थी और उनके अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उनके समक्ष। तो ये सारे थोड़े से आध्यात्मिक और हमारे कलात्मक पक्ष का स्वरूप है। बाकी तो और हमारे भाई हैं, पुष्पांग जी हैं और सभी हैं और उसका वर्णन करेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा इस विषय में हमने की। जय जय श्री राधे। अब संक्षेप में अपनी बात कही। अब मैं हिंदी साहित्य के अध्येता श्री गोपाल शरण जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना सांझी के ऊपर अपनी बात कहें। वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, रसिक जहाँ सिर मोर, छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर। सभी कला के साधक सुधीजन सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा 8 दिवसीय सांझी महोत्सव जो यहाँ रसखान और ताज बीबी की समाधि उपवन पर चल रहा है, उसमें आयोजित सांझी के ऊपर जो व्याख्यान माला है उसमें अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जाने की संध्या क्या है? संध्या या सांझी शब्द की व्युत्पत्ति सांझ से हुई है। और सांझ क्या है? सांझ है दिवस के अवसान का समय। जब कितना मनोहर समय है ये, जरा कल्पना करिए। भगवान भुवन भास्कर जब अपने समस्त तेज को समेटकर और अपनी प्रियतमा रजनी से मिलने के लिए जा रहे हैं, और यह चंद्र जो वक्रकाय है, इसके मन में कितना वक्र है जो उनको रोकना चाहता है, तब संध्या को भेजा गया कि प्रियतम शांत रहें और मिलन में जो अभी कुछ क्षण बाकी हैं उसके लिए हो। तो संध्या आत्मचिंतन का भी समय है और आत्मचिंतन से पूर्व आवश्यक है आराधना। यह आराधना किसकी? आराधना नंद नंदन वासुदेव नंदन कृष्ण की। वह नंद नंदन जो सुबह से निकले हुए हैं भोर में ही गाय चराने के लिए। दिन भर हो गया बंसी की धुन में गायों को टेढ़ते टेढ़ते, और अब वापस आने का समय हुआ है। प्रिया नजरें अपने प्रिया को देखने के लिए आतुर हैं, और वह आतुरता इतनी बढ़ी हुई है कि मिलना चाहते हैं। उधर प्रिया जी का भी भाव है कि वह अपने प्रिया को देखना चाहती हैं। उनके मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा उपक्रम करें कि प्रिया की, हमारे प्रियतम की थकान दूर हो जाए। तो वह पुष्पों से श्रृंगार करती हैं। सांझी, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय उमेश शर्मा जी पहले ही बता चुके हैं कि सांझी चित्रांकन है किसी भी चीज़ का। कलाएं सभी निकली हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के जब गाय चरा के लौट रहे हैं और गौखुर की धूल ने उनका श्रृंगार कर दिया है, कानों में कनेर के फूल हैं, तो सबसे पहला वर्णन जो मिलता है वो आपको श्रीमद् भागवत देती है, वराह पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णकारम, यानी वो श्रृंगार है। यह प्रकृति का श्रृंगार है, यह प्रकृति का सौंदर्य है जो आप सांझी में देखते हैं। सांझी उपासना का अंग है। जब आप इस उपासना को देखते हैं
तो यह उपासना कैसी है? यह इतनी, इसका भाव इतना कहीं इतना सहज है कि एक साधारण भक्त भी उसको बड़े आराम से महसूस कर लेता है, और इसका भाव इतना प्रबल है कि एक रसोपासक को साधना के उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह सांझी है। अगर बात कलाओं की करें तो सांझी लोक अनुष्ठानिक पर्व है। लोक में जैसा कि ये सभी बता चुके हैं कि कुंवारी कन्याएं अपना मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए, जिसकी उपासना राधा रानी भी करती हैं, नंद नंदन को प्राप्त करने के लिए, कात्यायनी महामाये महायोग नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में करते नमः। तो वही जो मनवांछित फल चाहिए कि मेरे पति में ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, इसके लिए वो गोबर से चित्रांकन करती हैं, कौड़ियाँ लेके आती हैं, फूल पत्तियाँ बन के पुष्प बीन बीन के ला रही हैं, उनको सजा रही हैं, और उसके बाद में संध्या को आरती करती हैं। फिर कई प्रकार से ये 15-16 दिन तक का चित्रांकन चलता है। उसके बाद जब इस सांझी का संप्रदायों ने अपनाया, देवालयों में जब इसका प्रवेश होता है, तो अपने आराध्य को, अपने इष्ट को सुख प्रदान करने के उद्देश्य से, क्योंकि यह भावना, ये तो सांझी जो ब्रज में हुई है वो एक साधना के अंग के रूप में विकसित हुई है। और जब इसका नवाचार हो गया तो फूलों द्वारा निर्मित सांझी देवालयों में, जहाँ एक तरफ सूखे रंगों से बन रही है, जहाँ एक तरफ जल के नीचे बन रही है, जल के ऊपर बन रही है, ये सब सांझी का नवाचार हो जाता है देवालयों में। हम बात करते हैं इसकी परंपरा और इसके परंपरा के विघटन की, तो कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार, क्योंकि आज ये कला इतने उच्च सोपान पर थी। आप जब देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी में गोपाल राय कवि वृंदावन धामन रागवली को पूर्ण कर लेते हैं, और उस समय वो ब्रह्मकुंड पर लगने वाले मेले का वर्णन कर रहे हैं उस समय। तो इसका, और बात करते हैं हम, उन्होंने जिन जिन मंदिरों का वर्णन किया है, आज लगभग वो मंदिर या तो लुप्त प्राय हैं, विलुप्त हो गए हैं, लेकिन परंपराएं चलती चली आ रही हैं। राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमण मंदिर, शाहजहाँपुर वाला मंदिर जिसको हम देखते हैं, भट्टी जी की हवेली, हम मानते हैं कि वो परंपराएं चलती चली आ रही हैं। लेकिन क्या इस बात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं कि वो परंपराओं में बंधकर सांझी जो एक कला का विस्तृत इस प्रवाह का रूप ले सकती थी, जो कलाएं हैं वो क्या हैं? बिखरी हुई नदियों के समान है, जाकर उनको मिलना तो संस्कृति नामक सागर में ही है। क्या भगवान कृष्ण का जो रूप रंजक, लोक रंजक जो स्वरूप है, क्या वो लोक की साधना का विषय नहीं है? क्यों उस प्रवाह को बांधे रखा गया? ये एक चिंतन का विषय है। इस कला के जो साधक हैं, इसके मैं ज़्यादा उन पक्षों पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो पक्ष सब बोलते चले आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बस इस बात के लिए करूँगा कि सांझी को बचाने के लिए, और इसको अगर आप विलुप्त होती हुई लुप्त कला मानते हैं, तो इसके बचाने के सार्थक प्रयास भी होने चाहिए। हर व्यक्ति को मिलकर समग्र रूप से इस कला को बचाने का प्रयास करना पड़ेगा। 2000 ब्रह्मकुंड पर जो 18वीं शताब्दी का मेला था, वो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान द्वारा चालू कराया गया, उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया गया, और आदरणीय चाचा जी के मार्गदर्शन में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सहयोग से जब ये बात रखी गई, तो यहाँ उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के सहयोग से भी यह मेला यहाँ पर आयोजित किया गया। सब अपने अपने तरह से कला की साधना कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होना चाहिए कि हम इसमें बंधे हुए हैं, ये हमारी बात है, हम इसमें बंधे हुए हैं, ये हमारी बात है। बात करना चाहिए कला के पोषण की। अगर कला का पोषण होगा तो कला बचेगी, अगर कला का पोषण नहीं होगा तो कला शायद ये परंपराओं के संग ही विसर्जित हो जानी है, ये विलुप्ति की ओर है। तो इसको बचाने के सार्थक प्रयास करने चाहिए। हमारे आदरणीय भाई साहब
उसको परंपरागत रूप से भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको कला के माध्यम से भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पुष्पांग जी जो है उनको उसको लेके आते हैं। हमारे टीम के ये सब कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं। निरंतर लगातार वृंदावनीय सांझी का यहाँ पर प्रयास चल रहा है उसको करने के लिए। तो इन सब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि नागर यारस रगमगे दो कुसुम सांझ की माँझ और सांझी पूजत प्रिय मिले परम सलोनी सांझ। तो ये सांझी का आनंद हम सभी लोग आनंद से लें, उत्साह से लें, काव्य के माध्यम से लें, साहित्य के माध्यम से लें, साधना के माध्यम से लें, पर लें, क्योंकि यह सांझी एक उपासना का ही अंग है। धन्यवाद। गोपाल शरण जी ने सांझी के विविध पक्षों को भी लिया, अनछुए स्थलों को भी स्पर्श किया और वास्तव में हम सब लोगों को मिलकर के इस ओर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये युग जो है एक ऐसा युग है कि जहाँ कूड़ा भी बिकता है। जिसको हम हर प्रकार से जिस चीज़ की उपेक्षा कर रहे हैं उसको लेने वाले भी आज बाज़ार में उपलब्ध हैं, किंतु उसमें कुछ ऐसी ताजगी होनी चाहिए, कुछ उसमें ऐसा प्रकाश होना चाहिए, कुछ उसमें ऐसा आकर्षण होना चाहिए कि चलता हुआ आदमी उसके कदम वहाँ ठहर जाए, वो कहे क्या है वाह। तो इस तरीके का कला में, साधना में अपूर्व रूप आए। सरस्वती ऐसी कृपा करे आप सभी कलाकारों की। इसके साथ ही मैं पुष्पांग जी से निवेदन करता हूँ कि वे दो शब्द कहें। अनर्पित श्रीं चिराद करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरत् वः शशिनन्दनः। बड़ी परम सौभाग्य को विषय है या सांझी महोत्सव में हम सभी सांझी के उपासक यहाँ एकत्रित भए हैं। पूर्वोक्त विद्वानन ने अपने अपने भावांजलि, पुष्पांजलि या सांझी को प्रदान करी। अनेक अनेक सांझी के पक्षन को सबने स्पर्श कियो। सांझी को इतिहास, सांझी को कला पक्ष, सांझी को आनुष्ठानिक पक्ष, सांझी की वर्तमान रूप, सभी पक्षों पर बातचीत हुई। सांझी को एक अर्थ बताया गया संध्या। एक सांझी को अर्थ है सांझा। यह सांझी विरासत है। सांझी जो है वो सांझी विरासत है, क्योंकि सांझी कोई एक चीज की नहीं है। गोबर की सांझी है तो वहाँ में खील भी है, बतासे भी है, मोर पंख भी है, रंग भी है। कोई एक नहीं है, सब मिल के वही। बनाने वाले भी बहुत हैं। तो ये सांझी विरासत है, लोक की भी और परंपरा की भी। पूर्व में जैसा कहोगे हो तो वृंदावन में जो सांझी का विकास हुआ उसमें देवालय संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वृंदावन देवालय संस्कृति से ही निर्मित है। वृंदावन कोई अन्य सामान्य नगरों की तरह उसका नगरीकरण नहीं हुआ है, उसका देवालयकरण हुआ है। वृंदावन की संस्कृति देवालय संस्कृति है। उस देवालय संस्कृति ने कई कलाओं के कई पक्षों को, चाहे वे काव्य में पद पदावली हो, संगीत में ध्रुपद शैली हो, समाज शैली हो, हवेली संगीत हो, चाहे लोक कलाओं में सांझी है, बंगला है,
फूलन के बंगला हैं, फूलन को श्रृंगार है, ये सभी लोक कलाएं। उनको देवालय संस्कृति ने आत्मसात करके और एक स्थायित्व को प्रदान किया, और उस स्थायित्व का यह प्रभाव हुआ कि काफी लंबे समय तक उसका एक संरक्षण हुआ। उसके ऊपर आचार्यों ने अपने शोध भी किए, उसमें नवाचार का भी प्रयोग किया गया। यह सब उस देवालय संस्कृति के संरक्षण के कारण हुआ, तो उसकी किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्तमान में जो भी दशा है हम सब उससे परिचित ही हैं। अस्तु, सांझी के कई रूपों में कई विद्वानों ने एक पद का प्रयोग किया, मन वांछित फल पाइए जो कीजे यह सेव, सुनो कुंवर वृषभान की यह सांझी सांचो देव। बड़ा प्रसिद्ध है सांझी के लिए, सभी विद्वान लगभग सबको या को अवश्य अपने आलेखन में, वक्तव्यन में या को जरूर प्रयोग करें। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी कला को देवत्व की संज्ञा देना। यह सांझी सांचो देव। हम अपनी ब्रज परंपरा में देखें तो सांचो देव दो ही को बोलोगे हो, या तो गिरिराज जी को सांचो देव बोलोगे हो कि ये हमारे सांचे देव हैं। ब्रजवासियों ने दो ही को सांचो देव, ठाकुर जी को सांचो देव नहीं मानो। गिरिराज धरण के बाद ब्रजवासी नंद बाबा से कृष्ण के विषय के प्रभाव में जब वर्णन, प्रभाव के विषय में जब पूछते हैं तो बोले हमें दोष लगता है, तुम्हारा लाला कहीं ईश्वर तो नहीं है। पर देव रूप में अगर ब्रज संस्कृति ने किसी को स्थापित किया तो वो दो है। एक देव शब्द का प्रयोग हुआ गिरिराज जी के लिए, गोवर्धन देव, और एक शब्द प्रयोग हुआ, अगर हम काव्य दृष्टि में उसका देखते हैं तो वह हुआ सांझी के लिए, सांझी सांचो देव। तो यह ब्रज देवालय संस्कृति, उसने कला के लिए इतना प्रयास किया कि उसको देवत्व की संज्ञा दी। किसी अन्य कला के लिए, हम बंगला के लिए नहीं सुनते कि फूलन के बंगला जो है देव हैं, हम ध्रुपद के लिए नहीं सुनते कि ध्रुपद जो है वो देव है। हम ब्रज संस्कृति की जो एक भोजन की विशिष्टता है, हम उसके लिए भी नहीं सुनते हैं कि वृंदावन के खीर पूरी जो है वो कहीं देव हैं। वृंदावन का लोकमानस जो है वो कहीं देव है, कहीं संज्ञा नहीं। केवल दो संज्ञाएं प्राप्त होती हैं, एक गिरिराज जी के लिए और दूसरी सांझी के लिए। तो ये देवत्व है। देवत्व भी कैसा? अब जब देव है तो देव का प्रमुख कार्य है सृष्टि का निर्माण। तो हम सृष्टि निर्माण के क्रम को देखते हैं, उसी प्रकार सांझी का क्रम भी चल रहा है। पहले उसके सृष्टि के निर्माण में देखते हैं तो पहले वराह अवतार होता है जो हिरण्यगर्भ से पृथ्वी का उद्धार करता है। सांझी में भी पहले वेदी की रचना होती है, पहले उसका उद्धार किया जाता है, उसको एक गति प्रदान की जाती है। और जब ईश्वर निद्रा में जाते हैं तो महाप्रलय के समय पर सारी सृष्टि को विलीन कर लिया जाता है, एकाकार हो जाते हैं। ऐसे ही सांझी जब पूरी होती है तो अगले दिन उसका एकाकार कर दिया जाता है। सांझी का विसर्जन भी नहीं कहते, सांझी को एकाकार कर दिया जाता है। जैसे उस पंचधा प्रकृति में से देव केवल अलग रहते हैं, बाकी प्रकृति का लय देव में ही हो जाता है। उसी प्रकार सांझी में भी जो हमारे राधा रमणीय परंपरा है, उसमें कहीं पर भी यदि ठाकुर जी का चित्रण करना है तो वह रंगों के बजाय उनके चित्र रख करके प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देव का विसर्जन नहीं होता है, देव का चित्रांकन नहीं किया जाता है, उनका चित्रपट रखा जाता है, देवता का विसर्जन नहीं होता। हमारे ब्रज में कौन ठाकुर जी को, राधा रानी को विसर्जन करेगा? देवत्व की संज्ञा है।
ये सृष्टि चक्र जैसे है वैसे ये सांझी को भी चक्र है। अब एक प्रश्न कई बार आयो, सांझी पितृपक्ष में ही क्यों हो गए? और गोपाल जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि सांझी को क्रम कात्यायनी व्रत से जोड़ो। सांझी बनती है संध्या के समय पे, संध्या के समय। दिन में हुए 8 पहर, 24 घंटा को दिन है, 8 पहर को दिन है पुराने मान के अनुसार। तो पहलो पहर है ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटा पहले करीब शुरू हो जाए, प्रथम प्रहर। निशांत लीला या को कहें या कहें बाकी समाप्ति पे मंगला की आरती हुए। तो यदि वाक्रम से प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर करते हुए आए तो संध्या को प्रहर बनेगो 5वां। संध्या को प्रहर बनेगो 5वां प्रहर। और वर्ष की दृष्टि में जब हम 5वां प्रहर लगाएंगे, मासन की दृष्टि को लगाते हुए मास दृष्टि में जब हम 5वां प्रहर लगाएंगे वर्ष के रूप में, समय के रूप में, तो वह आश्विन को महीना पड़ेगा। क्योंकि यह कृष्णकालीन है तो हम समय भी, मास आरंभ भी कृष्णकालीन ही लेंगे। तो कृष्ण के समय में मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष से यदि प्रारंभ करेंगे तो आश्विन 5वां पहर बैठेगा। वह 5वें प्रहर में वर्ष के अंत, इसलिए पितृपक्ष में संध्या को, सांझी को उत्सव किया जाए। हम दिवस के अंतराल में भी देखेंगे तो उसी को मास के अंतराल में भी, वर्ष के अंतराल में भी देखेंगे। पितृपक्ष में ही क्यों, दिन में ही संध्या के समय। यदि हम दिन में संध्या करें तो वर्ष में संध्या कहाँ है? ये आश्विन को जो मास है ये संध्या समय है। अब या के बाद रात्रि गहरी होती चली जाएगी, माघ मध्यरात जैसे जेठ की दोपहर, ऐसे हो जाकर क्रम चलेगा। तो ये वर्ष को भी संध्या को समय है, पूरी ऋतुवन को चक्र में भी ये संध्या को समय, इसलिए सांझी यही समय पितृपक्ष में आयोजित की जाती है। सांझी के बहुत से अंश हुए, अभी भी कई स्तंभ बाकी है। सांझी कोई एक छोटा सा केवल कलात्मक रूप नहीं है, केवल एक पारंपरिक शैली नहीं है। सांझी बहुत विस्तृत स्वरूप है, सागर है। और वह सागर में जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठे। वो बा में जितनो डूबे वो उतनो ही बाको आनंद ले, रस को आनंद रसास्वादन कर पाए, जितनो डूबे। और हम जाको केवल ऊपर ही ऊपर जोड़ ले। देखिए कला, संस्कृत के सुभाषितन में आवे, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु उच्च विषाण। जिस जो व्यक्ति में साहित्य संगीत और कला इन तीनों को समावेश नहीं है जाके जीवन में, वो साक्षात पशु के समान है, बस बाकी पूछ नहीं। और ऐसा व्यक्ति समाज में जिसके अंदर साहित्य संगीत कला नहीं, उसके समाज में भी कोई पूछ नहीं है। तो ये साहित्य संगीत कला एक, आपको समझिए कि सोशल एनिमल से उठा करके, जान पशु प्रवृत्ति से उठा करके ये साहित्य संगीत और कला आपको एक देवत्व की ओर ले जाती है, एक उच्च स्थान की ओर ले जाती है। तो इसलिए इन कलाओं का सामाजिक जीवन में, व्यक्ति के आत्मरंजन में, उसके सेवानुराग में, इसका बहुत व्यापक अर्थ है। और हमें उस व्यापकता को ग्रहण करना चाहिए, ना कि हम उसके छोटे छोटे रूपों में कहीं अटक जाए। इतना ही कह के पुष्पांग जी ने बड़े ही सादगी के संग अपनी बात कही, और सांझी के औरों अर्थों में बामे बाकू जोड़ के आपने जो बात प्रस्तुत करी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जो यहाँ पे वक्तव्य दे रहे हैं, मैं आपसे विनती करूं
कि आप उन आलेखन बनाए के दियों वो प्रकाशित करे जाएंगे ताकि आगे आने वाले बालकन को जाको लाभ मिल सके। यही के संग में कहूँ श्री सौरभ जी गोस्वामी वे वो अपनी छोटी सी बात कह के हमको लाभान्वित करें। सांझी क्या है, ये सबसे पहले प्रश्न उठता है। जब भी आप कभी सांझी का चित्रांकन देखते हैं तो सभी जने ये पूछते हैं ये क्या है, ज्यामिति है, इस तरीके से क्यों बनाई गई है, क्या है ये। एक मैं भी जब पढ़ता था, शिक्षा ग्रहण करता था ग्वालियर फाइन आर्ट कॉलेज में, तब एक चित्रकार वहाँ पे आए थे, उनका नाम था एस.एच. रजा। वो भी लगभग कुछ ऐसी ही चित्रों का चित्रांकन किया करते थे और वो एक समय था जब उन्होंने अमूर्त चित्रकला शुरुआत की थी। तो हम भी सोचते थे कि अमूर्त चित्रकला कैसे समझे वो आदमी। यही प्रश्न उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि जा कलयुग को प्रारंभ हो रहा है, जा कलयुग में अमूर्त की पूजा सेवा कैसे होगी, या कलयुग में अमूर्त की सेवा पूजा कैसे होगी। अब जो है पूजा पद्धति में मूर्त की आवश्यकता है। तो उद्धव जी को उन्होंने मूर्ति स्थापना की व्यवस्था बताई और बाई समय उन्होंने उद्धव जी से कही तो उद्धव जी ने ब्रज में 4 देव और 4 महादेवों की स्थापना करी, प्राण प्रतिष्ठा करी। वहाँ से पहले जो पूजा पद्धति है हमारी, वहाँ में सब अमूर्त की ही पूजा होती थी ज़्यादातर। उसमें जो आप आज भी देखते होंगे, जब भी कोई कार्यक्रम होता है अनुष्ठानिक, तो उसमें नवग्रह की चौकी ये सब बनती हैं। वो भी सब देवों का आह्वान और देवों को उनके स्थान पे विसर्जन किया जाता है। उनसे कहा जाता है अब आप अपने स्थान में जाइए, और देवों को आह्वान किया जाता है कि बुलाया जाता है, पूजा अर्चना उनके सानिध्य में होती है, तदुपरांत उनको विसर्जित किया जाता है। यही सांझी की विडंबना है कि इसकी समझ क्यों नहीं रही, क्योंकि ये केवल 15 दिन बनती थी। 15 दिन बनी, बनने में हर दिन उनका आह्वान किया गया, उन्हें बुलाया गया, बुलाने के बाद उनकी आराधना की गई और आराधना करने के बाद उनसे कह दिया अब अपने स्थान पे जाओ। जब वो अपने स्थान पे चली गई बार बार 15 दिन के बाद, तो फिर वो चली गई। अब ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी नहीं, क्योंकि ये जो परंपरा है हमारी यहाँ बुलाना और विसर्जन तुरंत, जब भी कोई भी होता है, जैसे गणेश जी है, ये भी हमारे यहाँ सिंबॉलिक होते हैं। जब भी कोई अनुष्ठान होता है, एक मिट्टी का डेला रख करके, कलावा बढ़ा करके, ये सिंबॉलिक हो जाते हैं। यही कारण है कि कला में भी सिंबॉलिक बना होता है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो भी है वो इसी तरह की है। बहुत से जो नए बच्चे सीखते हैं वो डायरेक्ट कई बार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी सीखने की कोशिश करते हैं, जो आजकल विद्यालयों में चलता है। उसी क्रम में ये रहती है कि सांझी भी उसी तरह से पुष्प द्वारा बनाया गया एक आसन है। उस आसन पे विराजमान होकर के जब हम आह्वान करते हैं देवी का कि देवी आओ, फिर उनकी आराधना करते हैं और विसर्जन कर देते हैं। देवालय में इसमें एक अंतर आया, उसमें हमने राधा कृष्ण को इसके मध्य हौदे में विराजमान कराया और उसको एक मूर्त स्वरूप दिया। जो अभी तक अमूर्तन था, पहले देवालय में जाकर के वो मूर्त स्वरूप में विद्यमान हुआ, जो उससे पूर्व में नहीं था। उससे पूर्व में जो सांझी की बनती थी गोबर की भी, वो भी अमूर्तन में ही बनती थी। मूर्त स्वरूप बाद में विद्यमान हुआ देवालय में आने के तदोपरांत। उससे पूर्व जो है ये केवल अमूर्तन में था, देवालय में आया, मूर्त स्वरूप हुआ और ये रहा। अब इसमें भी ये क्या था, वेदी पे बननी और विसर्जन हो जाना। मैंने मेरे बाबा श्री जगदीश लाल जी गोस्वामी जो बनाया करते थे सांझी के लास्ट स्तंभ, मैंने जो देखे विशेष, उनसे मेरी चर्चा हुई इस विषय में, क्योंकि मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको अब स्थायित्व की ज़रूरत है, विसर्जन की ज़रूरत नहीं है। तब फिर हमने इसको चित्रों के माध्यम से बनाना शुरू किया, आरंभ किया, और इसका संरक्षण हो सके ताकि आने वाली पीढ़ी केवल पितृपक्ष में नहीं देखे इसको, आम दिवस में देखे। ये इसकी परिकल्पना है।
जय राम। इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे कलाकार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी बोलना चाहें, अपनी बात को कहना चाहें सांझी से संबंधित, तो वह स्वागत के सहित यहाँ आमंत्रित हैं। कमलेश्वर जी बहुत अच्छे चित्रकार हैं, सांझी के भी और विविध चित्रों के अंग और उपांगों के। पेंसिल से ही बहुत अच्छा स्केच आपका हूबहू बना देंगे। और भी बहुत सारे इन सब जो साधक बैठे हुए हैं एक से एक अच्छे। यहाँ पर वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के साधक रहे हैं चित्रकला के, दंपत किशोर जी। उन्होंने इतने बालकों को चित्रकारी के लिए, जो जन्मभूमि पे जो चित्र बने उन्हीं के द्वारा बने हुए हैं, बरसाना के जो चित्र बने हैं उन्हीं के द्वारा बने हुए हैं। तो उनकी परंपरा बहुत ही तीव्र गति से वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में प्रवाहित हुई और ये बालक कहीं न कहीं होकर उनसे भी प्रभावित रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि ये भारत ही नहीं अपितु विश्व क्षितिज पर चित्रकार के रूप में साकार हों। सभी को नमस्ते, राधे राधे। सर ने मुझे अवसर दिया है बोलने के लिए सांझी के ऊपर। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि आप सभी बड़े लोगों ने बोला है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ और अभी शुरुआत है। तो सांझी जो बन रही है आज के समय में, आप सभी ने बताया कि देवालय संस्कृति और ये जो भी कलाएं हैं वो प्रयोगात्मक हैं। ये केवल एक थ्योरी या एक बातों में नहीं होनी चाहिए, प्रयोगात्मक रूप से भी सामने आनी चाहिए। और ये कला जो होती है व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, ये सभी के लिए है, जो हर चित्रकार को एक स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग संप्रदाय या किसी में बांधी जाए। तो अगर इसका प्रचार प्रसार करना है तो हर चित्रकार के ब्रश में ये आनी चाहिए, उसके रंग में आनी चाहिए। इसी तरीके से इसका प्रचार प्रसार हो सकता है, अन्यथा अपनी कला और अपने व्यक्ति विशेष से ये बंध जाएगी। और सांझी में मैंने, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने मामा जी के घर पे भी देखा कि मेरी दीदी को पहले वो कई दिन पहले 15 दिन पहले उन मिट्टी से उनको बनाते थे, उसका मुखौटा बनाते थे और कोट के रूप में उसको दीवार पे भी लगाते भी थे। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं शुरुआत में। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ इसको सीखने का। और रंगोली तो मैं बनाता ही हूँ, लेकिन कोशिश है कि ब्रज की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। यही सभी से मेरी कामना है। ये आयोजन सांझी महोत्सव का आज चतुर्थ दिवस के इस व्याख्यान माला का अब समापन होने के लिए जा रहा है। और आज के हमारे मध्य उपस्थित अध्यक्ष महोदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी कलाकारों को अपना आशीष प्रदान करें। सांझी जो महोत्सव के रूप में यहाँ शुरू हुई है रसखान की इस भूमि में, तो सबसे पहले तो ब्रज तीर्थ परिषद और जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उन सभी का बहुत आभार है कि आप सभी कलाकारों को एक महोत्सव के दौरान एकत्र किया। उसी कड़ी में सिर्फ यहाँ सांझी ही नहीं हम बना रहे हैं, यहाँ हम चित्रों में भी बना रहे हैं, जल पे भी बना रहे हैं, गोबर के द्वारा भी बना रहे हैं, फूलों से भी बना रहे हैं। साथ में ही हमारे जो लोक में परंपराएं हैं उनको चित्रों के माध्यम से भी बता रहे हैं। और एक इसी कड़ी में ये व्याख्यान आज यहाँ रखा गया कि सांझी को हम समझें। तो सांझी हम देख रहे हैं लेकिन आम आदमी नहीं समझ पा रहा है, तो आपके माध्यम से हमने सांझी के बारे में समझा कि सांझी की जो ऐतिहासिक परंपरा रही है, और जब परंपराएं लोक में आ जाती हैं, क्योंकि कोई भी परंपरा अगर लोक तक नहीं जाती है और लोक से जब उसका कटाव होता है तब वो अपने पतन की ओर जाती है। जब वो लोक में चलती है और लोक के साथ साथ चलती है तो उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहता है और हमेशा रहता है। शायद यही वजह है कि सांझी अभी जिस भी स्थिति में है, चूँकि वो लोक से जुड़ गई तो आज भी वो जीवित है।
अभी वो पूरी तरह मरी नहीं। अब हमारा दायित्व है, क्योंकि जैसा पुष्पांग जी ने बताया किस तरीके से उसके समय तक को व्याख्या किया कि वो इसी समय क्यों मनाई जाती है, पितृपक्ष में ही क्यों। तो उस संध्या या सांझ जो भी शब्द बताए उनको किस तरीके से उन्होंने व्याख्यात किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इतना अच्छा यहाँ चीज़ें बताई। गोपाल जी ने बहुत अच्छा बताया, कपिल जी ने मुझे लगता बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य मेहनत करके निकाले कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और हमारे ब्रिज भूमि में इन सांझी या सांझी के जो स्वरूप हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पितृपक्ष में चल रही है, उत्तर प्रदेश में ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ सांझी शरद नवरात्रि में भी होती है। वो जो गोबर से बन रही है वो वहाँ भी यही है कि वहाँ कुंवारी जो लड़कियाँ हैं वो बनाती हैं, गोबर के थ्रू बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोक की जो परंपराएं हैं, लोक में जो कलाएं हैं चल रही हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन और हमारे संस्कार को अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि शुरुआत अगर हम देखें तो चित्रकला जब मानव ने चलना सीखा, खाना सीखा, फिर उसने संस्कारित हुआ। पहले वो चला, संस्कारित नहीं हुआ। संस्कारित जब होता है तो वो चित्रों के माध्यम से अपनी जीवन शैली को भित्ति चित्र पर, जिसको कंदराएँ कहते हैं या शैल चित्र कहते हैं, वो बनाता है। और वो इतने अच्छे कलर से बनाए हैं कि आज भी अपनी छाप को विभिन्न जगह, हमारे उत्तर प्रदेश के कई जगह हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जगह उनके चित्र देखने को मिलते हैं। फिर शुरुआत में उसने अपनी जीवन शैली दिखाई है, उसने बहुत कुछ उसमें नहीं दिखाया कि शिकार दिखाया, किस तरीके से वो भोजन की व्यवस्था कर रहा है। धीरे धीरे वो अपने तीज त्यौहार को उसमें चित्रों में लेके आता है। आपने कहा कि जो हाथ के थापे, अगर इसका इतिहास देखा जाए तो आज से 20-25 साल, 1000 साल, मतलब सिंधु सभ्यता तो 2500 साल है, उसके पहले कई हज़ारों साल पहले हाथ के छापे चित्रों के माध्यम से कलर्स, गेरुए कलर में भित्ति पर आ गए थे। इनका शुभ अंकन था। तो वो धीरे धीरे जब हमारी ये सांझी भी परंपरा आई, लोक से जुड़ी हुई परंपरा है, और जब ये चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और लोक में होती है। जहाँ तक देवालय का प्रश्न है, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें अगर देवालय में जुड़ती हैं और देवालय की चीज़ जब लोक में नहीं जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे पतन की ओर जाती हैं। तो सबका सामूहिक प्रयास है, सभी कलाकार इसके लिए एकत्र हुए हैं। उमेश शर्मा जी काफ़ी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, और शायद यही वजह है कि हम थोड़ा ही सही पहली बार शुरू किए हैं। क्योंकि अगर हम जैसे ब्रह्मकुंड पे अगर सांझी महोत्सव मना रहे हैं, एक सांझी महोत्सव वृंदावन शोध संस्थान में भी चल रहा है, तो ब्रज के लिए ये ठीक नहीं है। अगर ये एकजुट हो जाएं, एक जगह होते, तो शायद मुझे लगता है इसका और अच्छा प्रभाव जाता। अगली बार कोई कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने शुरुआत की कि हमने एक महोत्सव के रूप में ब्रज की इस रसखान की भूमि से शुरू किया। ये महोत्सव के रूप में अभी सभी कलाकार यहाँ जुड़े हैं और बहुत अच्छा चित्र हो रहे हैं। मैं शुरुआत में पहले दिन आया था तो कुछ देख पाया, लेकिन जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों की कला मैंने देखी है कि बहुत अच्छा सृजन हो रहा है। सांझी के लिए हम एक तरीके से जो सबका भाव है कि वो पूजनीय है, हम लोग वो पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और ये साधना अगर ऐसी प्रयास में बना रहा तो ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। और जो सांझी की स्थिति है, जो देवत्व को प्राप्त हुई है, तो वो देवत्व को प्राप्त होने के बाद कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, वो चलती है और मन में व्याप्त है। और हमारा प्रयास भी रहेगा, संस्थाओं का भी, और आपका तो कला साधना है ही। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सांझी महोत्सव के साथ ही ख़त्म नहीं हो, ये निरंतर जो क्रम शुरू हो रहा है इस साल, वो हर वर्ष चलता रहे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैं कहूँगा आदरणीय डॉक्टर साहब का, जिन्होंने यहाँ आकर हम लोगों को प्रोत्साहित किया और बहुत ही आनंद का एक रूप बन गया। ब्रज उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं GLA विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सहयोगी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग,
और राजकीय संग्रहालय मथुरा, आप उसके निदेशक यहाँ उपस्थित हैं ही। इसके साथ ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, सभी ने मिलकर बहुत ही अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है। और मैं समझता हूँ भले ही कुछ अंशों में सही, लोगों में जो एक संदेश गया है वो बहुत ही सार्थक और उपयोगी गया है। आगामी वर्षों में या दिवसों में हम देखेंगे कि इसके प्रति निरंतर एक जागृति बढ़ती चली जाएगी। और चित्रकला ललित कलाओं में आती है, लेकिन सांझी को लोक कला कहा गया है, ये भी चित्रकला का एक भाग है, पार्ट है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ रासलीला पूर्ण शास्त्रीय आधार पर है, उसमें कितना लोक तात्विक है और उसको कैसे लोक नाट्य कहा गया, ये भी एक बहुत चिंतनीय विषय है। कभी चर्चा हुई तो इस पर करेंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि सांझी में जिस तरीके की शास्त्रीयता और अनुशासन, देखिए लोक कला में कोई अनुशासन नहीं होता है, वो इतनी स्वतंत्र होती है कि उसकी धाराएं किधर ही होके निकल सकती हैं, कोई उसकी वो नहीं है, उसकी सीमा अंकन नहीं है लोक कला में। और जबकि शास्त्रीय कला जितनी भी हैं वो मर्यादित हैं, वो सीमाओं के अंदर आबद्ध हैं, वो सूत्रों में बांधी जाती हैं। और जब आप सांझी कला का अध्ययन करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये लोक कला से बाहर की चीज़ है, ये शास्त्रीयता की ओर है। खैर ये विषय है। इसके साथ ही मैं श्री सिकरवार जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आज के इस आयोजन और सभी उपस्थित लोगों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विद्वान, और मैं तो कहूँगा कि वृंदावन के जो वक्ता हैं देवतुल्य हैं। इतना अथाह नॉलेज, इतनी जानकारी है कि हम बचपन में टेसू झांझी ज़रूर जो है टेसू लेके मांगा करते थे अपने गांव में। तो आज हमको बताया कपिल भाई साहब ने कि किस तरीके से ये इसी से जुड़ी हुई परंपरा है। और गोपाल शरण जी, सुमित गोस्वामी जी और सभी वक्ताओं ने एक से एक अच्छे विचार व्यक्त किए। और हकीकत में जैसा कि राठौर साहब ने कहा, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं म्यूजियम के, कि आम जनता से, यानी जो एक विद्वत वर्ग तो जानता है सांझी के बारे में, इसकी परंपरा के बारे में, लेकिन एक आम जन, एक सामान्य दुकानदार या एक रिक्शा चालक को भी अब आने वाले समय में इस विधा से, इस कला से और इस अपनी परंपरा से अवगत कराना है। और इसकी शुरुआत हो गई है। ये बहुत बड़ा शुभ समय आया है। अभी तक निजी स्तर की जो संस्थाएं, जैसे गोपाल शरण जी की जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वो चला रहा था और वो इस आयोजन को कर रहा था। वृंदावन शोध संस्थान भी इन्हीं की देखा देखी 2 साल से शुरू किया है। अब ये सरकारी स्तर पे है। तो ये निश्चित तरीके से मेरा अपना मानना है कि जैसा हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं राठौर साहब और